कहानी ह्यूबर्ट नेशनल बैंक से शुरू होती है। स्पेशल फोर्स के कमांडो बनकर चोरों का एक ग्रुप अपनी पहली चोरी के लिए इस बैंक को टारगेट करता है। उनका लीडर सीधे बैंक मैनेजर के पास जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सीने में गोली मार देता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग हैरान और डर जाते हैं। फिर चोर जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को काबू में करते हैं और हॉल के बीच में एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंक देते हैं। स्पीकर से एक सख्त आवाज गूंजती है, जिसमें सभी को लेटने और अपने हाथ जमीन पर रखने का ऑर्डर दिया जाता है। डरे हुए कस्टमर तुरंत बात मान लेते हैं, जबकि बैंक के कर्मचारी घबराकर सेफ खोलते हैं। पूरी चोरी सिर्फ 2 मिनट में पूरी हो जाती है और चोर $3 मिलियन लेकर भाग जाते हैं। भागते समय वे एक मोशन एक्टिवेटेड बम छोड़ जाते हैं। उसी स्पीकर से एक धमकी भरा मैसेज आता है, जिसमें चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई खड़ा हुआ या पुलिस को फोन किया तो बम 15 मिनट के अंदर फट जाएगा। जैसे ही लीडर बाहर निकलता है, वो सीसीटीवी कैमरे को देखता है और उसे गोली मार देता है, जिससे सबूत नष्ट हो जाते हैं। कुछ ही पलों में चोर शहर की सड़कों पर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। लगभग 25 मिनट बाद FBI को डकैती की खबर मिलती है। मौके पर बचा एकमात्र सुराग बम पर मिला एक फिंगरप्रिंट है। कोई और सबूत नहीं मिलता, जिससे सेक्रेटरी जोनाथन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि चोरों ने इतना साफ ऑपरेशन करने के बाद बैंक मैनेजर को क्यों मार डाला। जोनाथन को शक होता है कि जुर्म के पीछे कोई गहरा राज है, इसलिए वह जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। उसका पार्टनर उसे बताता है कि पुलिस ने बम पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है। इससे जोनाथन को गुस्सा आता है, जो सवाल करता है कि पुलिस FBI के मामले में दखल क्यों दे रही है। गुस्से में वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस चीफ ब्रांड से भिड़ जाता है। वह मांग करता है कि जो भी सबूत मिले उसे तुरंत सौंप दिया जाए। ब्रांड, जो साफ तौर पर घबराया हुआ है, बताता है कि फिंगरप्रिंट जेम्स नाम के एक आदमी का है, जो स्पेशल फोर्स का एक पुराना सैनिक था। 5 साल पहले जेम्स और उसकी टीम ने कई कॉलेज स्टूडेंट्स को किडनैप किया था और फिरौती मांगी थी। जब फिरौती नहीं दी गई तो स्टूडेंट्स को मार दिया गया। बाद में एक और आर्मी यूनिट ने सभी बदमाश कमांडो को ट्रैक करके खत्म कर दिया। अब जेम्स का छोटा भाई रेंजर अपने परिवार में से सिर्फ जिंदा बचा है। पुलिस को शक है कि क्योंकि जेम्स और उसकी टीम मर चुके हैं, रेंजर ने ही डकैती की होगी और किसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जेम्स का फिंगरप्रिंट मौके पर प्लांट किया होगा। तभी एजेंट वेल्स नई जानकारी के साथ आता है। वह रिपोर्ट करता है कि रेंजर को डकैती के ठीक समय पर एक स्टोर में देखा गया था। इससे एक रहस्य बनता है, क्योंकि एक आदमी का एक ही समय में 2 जगहों पर होना नामुमकिन होगा। ये सुनकर जोनाथन को एहसास होता है कि चोर जानबूझकर इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वे काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि वे सच में स्पेशल फोर्सेस से नहीं हैं, क्योंकि ट्रेंड कमांडो कभी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ते। इसलिए ये लोग या तो बहुत भोले हैं या बहुत चालाक हैं। जब एजेंट अभी भी इस रहस्य को सुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक और चोरी हो जाती है। इस बार चोर बैंक मैनेजर के परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं और उसे सेफ खोलने के लिए मजबूर करते हैं। ईयरपीस पहने मैनेजर बैंक में घुसता है और डर के मारे सबको नाश्ते के लिए बाहर भेज देता है। फिर वह कांपते हाथों से सेफ खोलता है। जैसे ही काम पूरा होता है, चोर बैंक की ओर बढ़ते हैं। उन्हें बिल्डिंग से निकल रही एक महिला कर्मचारी मिलती है, जो घबराहट में अलार्म बजाने वाली होती है। हालांकि मैनेजर उसे रोक लेता है और हालात को शांत कर लेता है। एक बार फिर चोर स्पीकर से वही कर्कश आवाज बजाते हैं और पूरे बैंक पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इस बार पैसे चुराने के बजाय वे एक सुरक्षित वॉच से जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि वे घायल गार्ड के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतजाम करते हैं और उसी महिला कर्मचारी से उसकी पट्टी भी बांधने को कहते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि ये लोग बिना वजह हत्या नहीं करते। इससे ये सवाल भी उठता है कि पहली डकैती के दौरान बैंक मैनेजर को क्यों मारा गया। इसका जवाब थोड़ी देर बाद ही मिलना शुरू हो जाता है। एक तीसरा मैनेजर बारिश में ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी एक चोर अचानक उसकी कार का दरवाजा खोलता है और उसे बाहर खींच लेता है। वह गीली सड़क पर गिर जाता है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक चाकू उसकी गर्दन में घुस जाता है। इस बीच बैंक मालिक जेफरी को पता चलता है कि उसकी 2 ब्रांच में चोरी हो गई है। वह चोरी हुए पैसों से ज्यादा गायब डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान दिखता है, जिनमें एक बड़ा राज छिपा है। लगातार 2 चोरियों के बाद सेक्रेटरी जोनाथन और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि चोरों ने उसे एक फिंगरप्रिंट के अलावा कोई सुराग नहीं छोड़ा है। उसे सबसे ज्यादा परेशानी उनके बर्ताव में उल्टापन देखकर होती है। एक बैंक में उन्होंने मैनेजर को मार डाला, जबकि दूसरे में उन्होंने एक घायल गार्ड की जान बचाई। ये पैटर्न देखकर जोनाथन को शक होने लगता है कि इन अपराधों के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद है और चोर किसी खास मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी कंफ्यूज्ड वो बचे हुए बैंक मैनेजर से पूछताछ करता है। उसे कोई काम की जानकारी मिलने की उम्मीद नहीं होती। हालांकि मैनेजर अनजाने में एक जरूरी सुराग दे देता है। जोनाथन पूछता है कि क्या बैंक का मालिक जेफरी अक्सर ब्रांच जाता है। मैनेजर बताता है कि जेफरी एक बहुत अमीर आदमी है, जिसके देश भर में लगभग 3000 बैंक ब्रांच हैं। वह छोटी ब्रांचों में बहुत कम जाता है और साल में 1 या 2 बार ही अपनी सबसे बड़ी जगहों पर जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब हो रहा है। जेफरी हर दिन इस छोटी ब्रांच में आते हैं, कभी कभी तो बंद होने के समय भी, और खुद सेफ चेक करते हैं। ये सुनकर जोनाथन को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बीच उसका एक साथी उसे और भी चौंकाने वाली खबर देता है। चोरी हुए कैश के सीरियल नंबर ट्रैक करके इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि पूरे $3 मिलियन एक चैरिटी को दान कर दिए गए हैं। पुलिस चीफ ब्रांड ने ये जरूरी जानकारी जोनाथन के साथ शेयर नहीं की थी, जिससे वह और भी गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत एजेंट वेल्स को ब्रांड के साथ काम करने और मामले की आगे जांच करने का आदेश देता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट ये भी कंफर्म करता है कि गोली पर फिंगरप्रिंट जेम्स का है। ये बात जोनाथन को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि जो आदमी पहले ही मर चुका है वह फिर से कैसे दिखाई दे सकता है। अब तक दोनों क्राइम सीन पर जेम्स के फिंगरप्रिंट वाले सबूत मिल चुके हैं, जिससे जोनाथन का कंफ्यूजन और बढ़ जाता है।
उसे लगने लगता है कि पुराने किडनैपिंग केस में छिपी कोई बात अब सामने आ रही है। ये ध्यान में रखते हुए वह अपने एक साथी को जेफरी पर कड़ी नजर रखने और उसके बारे में हर मुमकिन डिटेल पता लगाने का आदेश देता है। अगले दिन जेफरी खुद बैंक मैनेजर के अंतिम संस्कार में इलाके के पॉलिटिकल लीडर के साथ पहुंचता है। जोनाथन को ये बहुत अजीब लगता है कि इतने सारे असरदार लोग 2 छोटे ब्रांच मैनेजरों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। उसका शक और भी पक्का हो जाता है। इस बीच ब्रान को वेल्स के साथ मिलकर जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपनी जांच के दौरान उन्हें एक जरूरी गवाह मिलता है। एक ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि जब भी उसे शक होता है तो वह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेता है। उसने चोरों की कार का नंबर भी लिख लिया था। जब नंबर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि कार रेंजर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जानकारी मिलने पर ब्रान तुरंत रेंजर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इस बीच हेडक्वार्टर में जोनाथन को एक अजीब फाइल मिलती है जिसे वह शुरू में एक जांच रिपोर्ट का हिस्सा समझता है। हालांकि अंदर उसे कई तस्वीरें मिलती हैं। इन तस्वीरों में जेफरी और एरिया लीडर के बीच करीबी रिश्ता दिखता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि फाइल चोरों ने जानबूझकर भेजी थी। सारे सुराग जोड़ने के बाद जोनाथन तय करता है कि उसे जेफरी का सीधे सामना करना होगा। अगले दिन वह उससे मिलने बैंक हेडक्वार्टर जाता है। बातचीत के दौरान जोनाथन जेफरी के मरे हुए छोटे भाई का जिक्र करता है, जो उसी स्पेशल फोर्स ग्रुप द्वारा किए गए पुराने किडनैपिंग केस का शिकार था, जिसमें जेम्स भी शामिल था। जेफरी शांत रहता है और जोनाथन के सवालों का जवाब देने से मना कर देता है। लेकिन जब जोनाथन सीधे पूछता है कि चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स में क्या था, तो जेफरी का चेहरा अचानक बदल जाता है। ये रिएक्शन देखकर जोनाथन को एहसास होता है कि जेफरी का उस छोटी ब्रांच में बार बार जाना रूटीन नहीं था, बल्कि एक सीरियस सीक्रेट से जुड़ा था। गुस्से में जेफरी सिक्योरिटी को बुलाता है और जोनाथन को जबरदस्ती हेडक्वार्टर से निकाल दिया जाता है। ठीक उसी पल चोर अपना तीसरा ऑपरेशन शुरू करते हैं, इस बार बैंक के मेन हेडक्वार्टर को टारगेट करते हुए। वे एकदम सही तरीके से और तालमेल से चलते हैं। हर सदस्य एक साफ तौर पर तय रोल निभाता है। वे मेन लॉबी पार करते हैं, जहां सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और एरिया कस्टमर से भरा हुआ है। इसके बावजूद चोर आसानी से आगे बढ़ते हैं और केबल का इस्तेमाल करके मेन सेक्शन में घुसने की कोशिश करते हैं। उसी समय जेफरी के गार्ड जोनाथन को बाहर ले जा रहे होते हैं। जोनाथन अचानक चोरों को देखता है और सबको लेटने के लिए चिल्लाता है, जिससे बैंक के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। चोर मौके का फायदा उठाते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं और जेफरी खुद मौके पर आ जाता है। FBI गोली चलाती है। एक गोली गलती से सिक्योरिटी गार्ड को लग जाती है और जोनाथन की गोली एक चोर को लगती है, जो जमीन पर ऐसे गिर जाता है जैसे मर गया हो। हालांकि वह आदमी अचानक उठ खड़ा होता है और दूसरा हमला करता है। हालात बिगड़ते देख जोनाथन पहले जेफरी को सुरक्षित जगह पर ले जाता है और फिर चोरों का सामना करता है। लेकिन इस बार चोर उस पर हावी हो जाते हैं और घायल सिक्योरिटी गार्ड के साथ जोनाथन मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाता है। चोर अपना काम पूरा कर लेते हैं। लंबी लड़ाई के बाद जेफरी के पास सिर्फ एक बॉडीगार्ड बचता है, जो थककर गिरने वाला होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सामने खड़ा चोर बॉडीगार्ड पर हमला नहीं करता। शुरू से आखिर तक उनका असली टारगेट जेफरी ही रहा है। चोर बॉडीगार्ड से अपना हथियार नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन उसका एक साथी अचानक आता है और बॉडीगार्ड के माथे पर गोली मार देता है। ये देखकर लीडर गुस्से में अपने ही आदमी पर चिल्लाता है। उसी समय जोनाथन मौका पाकर हमला करता है और गोली चलाने वाले चोर को मार डालता है, लेकिन लीडर को जिंदा पकड़ लिया जाता है। जैसे ही हालात बिगड़ने लगते हैं, बचे हुए चोरों में से एक तुरंत एक महिला कर्मचारी को बंधक बना लेता है ताकि अपने पकड़े गए साथी को छोड़ने के लिए बातचीत कर सके। दोनों तरफ से बातचीत होती है और लेन देन पर सहमति बनती है। जोनाथन जानता है कि अगर उसने चोर को छोड़ दिया तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। हैरानी की बात है कि चोर अपनी बात रखता है और अपने साथियों को गोली न चलाने का आदेश देता है। सभी चोर जल्दी से भाग जाते हैं और FBI पूरे क्राइम सीन को सील कर देती है। जब टेक्निकल टीम बॉडी की जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि फिंगरप्रिंट मिटा दिए गए हैं और पहचान छिपाने के लिए दांत भी निकाल दिए गए हैं। इस बीच ब्रान को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि रेंजर मिल गया है। ब्रान और वेल्स मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन घर के अंदर उन्हें सिर्फ रेंजर की भाभी मिलती है। वह बताती है कि जेम्स की मौत के बाद जब भी रेंजर आता है तो वह घर के खर्च के लिए पैसे छोड़ जाता है ताकि बच्चे गुजारा कर सके। ब्रान को एहसास होता है कि यह जानकारी शायद कहीं काम की न हो। इसके तुरंत बाद उसे खबर मिलती है कि रेंजर को एक पुराने घर के पास देखा गया है जहां दूसरे चोर छिपे हो सकते हैं। हालांकि ब्रान ये जानकारी वेल्स से छिपाता है। असली वजह पर्सनल है। ब्रान की पत्नी लंबे समय से कैंसर से जूझ रही है और उसकी कम सैलरी की वजह से उसका इलाज कराना नामुमकिन है। अपनी पत्नी की तकलीफ को याद करके ब्रान एक मुश्किल फैसला लेता है। इस बीच अगली सुबह जोनाथन को चोरों की भेजी हुई एक अनजान फाइल मिलती है। उसका कंटेंट देखने के बाद वो हिल जाता है। फाइल में जेफरी के जुर्मों के सबूत हैं, जिससे एक ऐसा राज सामने आया जो उसने सालों से छिपा रखा था। पता चला कि जेफरी ने ही अपने परिवार की जायदाद पर कंट्रोल बनाए रखने और उसे बढ़ने से रोकने के लिए पहले की किडनैपिंग की साजिश रची थी। उसने एक नकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए एक मिलिट्री ऑफिसर को रिश्वत दी थी। जेम्स और उसकी स्पेशल फोर्स टीम को उसी मिशन पर भेजा गया था। यह मानकर कि वे असली टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, टीम ने रेड की। लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई का पता चला। मारे गए लोग बिना हथियार वाले कॉलेज स्टूडेंट थे, जिसमें जेफरी का अपना छोटा भाई भी शामिल था। ये जानने के बाद पूरी टीम टूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो ऑर्डर माने थे वे झूठ पर आधारित थे और उन्होंने तुरंत ऊंचे अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी। लेकिन इससे पहले कि सच्चाई सामने आती, एक और स्पेशल फोर्स यूनिट ने उन पर हमला कर दिया। जेम्स की टीम तैयार नहीं थी और अचानक हुए हमले में वे एक एक करके मारे गए। माना जाता है कि जेम्स भी उस हमले में मारा गया था।
जेफरी का छोटा भाई मारा गया, जिससे जेफरी पूरी जायदाद का अकेला वारिस रह गया। अपना जुर्म छिपाने के लिए जेफरी ने कुछ आर्मी अफसरों को जेम्स और उसकी टीम को गद्दार घोषित करवाने के लिए बड़ी रकम दी। उसने अपने प्लान को मजबूत करने के लिए जेम्स की यूनिट के 3 सदस्यों को पहले ही रिश्वत दे दी थी। ये 3 आदमी बाद में वही 2 बैंक मैनेजर निकले जिन्हें चोरों ने मार डाला था, और तीसरा वही लीडर था जो जेम्स के अंतिम संस्कार में देखा गया था। मिशन वाले दिन इन तीनों आदमियों ने अलग अलग बहाने बनाकर छुट्टी ले ली और बाद में अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दी। जेम्स की टीम के खत्म होने के बाद जेफरी ने इन आदमियों को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया और उनका इस्तेमाल अपना असर और ताकत बढ़ाने के लिए किया। उसे लगता था कि उसका राज हमेशा के लिए दब जाएगा और वही एक आरामदायक और ताकतवर जिंदगी जीता रहेगा। हालांकि कुछ स्पेशल फोर्स के सैनिक असल में मिशन से बच गए थे। समय के साथ उन्हें पता चला कि जेफरी ने उन्हें बहकाया था और उन्हें अपने ही बेगुनाह भाइयों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ये सच उन्हें सालों तक परेशान करता रहा और उन्हें कभी शांति से जीने नहीं दिया। आर्मी छोड़ने के बाद बचे हुए सैनिक फिर से इकट्ठा हुए और बदला लेने का फैसला किया। उनका मकसद साफ था, जेफरी और उसके साथियों को सजा मिलनी थी। जोनाथन, जो अब पूरी तरह से सच जानता था, उसे शक था कि रेंजर का इस पूरे ऑपरेशन से गहरा कनेक्शन था। उसे ये भी लगता था कि रेंजर जो पैसे माटा को दे रहा था वह चोरी हुए कैश का हिस्सा हो सकता है। इस बीच ब्रान भी चुपके से रेंजर को ट्रैक कर रहा था और उसने कंफर्म किया कि पैसे उसी पुराने घर में छिपे हुए थे। ब्रान और उसके एक ऑफिसर ने सुबह होने से पहले वहां से सारे पैसे वापस लाने का फैसला किया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मीडिया एक्टिव हो गया। बड़े टेलीविजन चैनल सच को सामने लाने लगे और जेम्स और उसकी टीम के साथ हुए अन्याय के लेवल को दिखाने लगे। ये खबर सुनकर जेफरी को एहसास हुआ कि उसकी गिरावट शुरू हो गई है। घबराकर उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी करने लगा। जोनाथन को भी जेफरी के इरादे पता चल गए और उसने अपने पार्टनर विल्स को तुरंत चेक करने को कहा कि जेफरी के नाम पर कोई फ्लाइट बुक तो नहीं हुई है, ताकि वह भाग न सके। इस बीच जोनाथन खुद उस बार में पहुंच गया जहां जेम्स की गर्लफ्रेंड कभी काम करती थी। उसे शक था कि जेम्स अभी भी जिंदा हो सकता है। उसी समय ब्रान सुबह होने से पहले अपनी टीम के साथियों से मिलने चला गया। आखिरी समय में उसने अपना मन बदल लिया और प्लान रोकने की कोशिश की, लेकिन पैसे के लालच में अंधे उसके साथियों ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। इस बीच जोनाथन को जेम्स उसी बार के अंदर मिल गया। जेम्स को जिंदा देखकर उसका सारा शक पक्का हो गया। वह तुरंत जेम्स को FBI हेडक्वार्टर ले गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सारे सुरागों को जोड़कर जोनाथन को शक होने लगा कि जेम्स बदला लेने के लिए चोरों का लीडर बन गया है। लेकिन जेम्स इस बात से साफ इनकार करता है और कहता है कि किसी भी जुर्म के पीछे उसका हाथ नहीं है। इस बीच ब्रान अपने 2 साथियों का सामना करता है और उन्हें अलग कर देता है। हालांकि दोनों आदमी, जो अभी भी पैसे चुराने के इरादे से पुराने घर की ओर जाते हैं, वहां पहुंचने पर उनकी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता जहां उन्हें लाखों रुपए छिपे होने की उम्मीद थी। अचानक पुलिस सायरन बजने लगते हैं, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। उनमें से एक आदमी पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। दूसरा डरकर हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी समय FBI में जोनाथन को खबर मिलती है कि ब्रान के आदमियों को पकड़ लिया गया है। ब्रान मौके पर पहुंचता है और जोनाथन पूछता है कि उसे पैसे की जगह कैसे पता चली। ब्रान बताता है कि उसे एक मुखबिर से जानकारी मिली थी और वेल्स को सब कुछ पता था। ये सुनकर जोनाथन चुप हो जाता है और तुरंत वेल्स की फाइल चेक करता है। फाइल से पता चलता है कि वेल्स उसी स्पेशल फोर्सेज यूनिट का हिस्सा था जिसे जेफरी मैनिपुलेट करता था। मिशन के बाद वेल्स ने अचानक आर्मी छोड़ दी और FBI में शामिल हो गया। उसे शुरू से ही सब पता था और वह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। लगातार चोरों को सुराग दे रहा था ताकि वे जेफरी से बदला ले सके। अब ये साफ हो गया है कि वेल्स ही असली मास्टरमाइंड है। जोनाथन ऑर्डर देता है कि वेल्स को बिना देर किए पकड़ लिया जाए। पुलिस की गाड़ियां तेजी से वहां पहुंचती हैं। उसी समय स्टॉकवेल को जेफरी की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन जब तक वे पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेफरी हेलीकॉप्टर में भाग गया है, जिससे चोरों का बदला लेने का प्लान अधूरा रह गया है। ये देखकर वेल्स अपना आपा खो देता है और हेलीकॉप्टर पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। स्टॉकवेल उसे पागल कहकर रोकने की कोशिश करता है। तभी वेल्स के सभी साथी हथियारों से लैस होकर वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर स्टॉकवेल को एहसास होता है कि वेल्स ही हर चीज का मास्टरमाइंड है और वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। स्टॉकवेल अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, कई चोरों को गिरा देता है और वेल्स को जमीन पर गिरा देता है। इस बीच चोरों में से एक ने स्टॉकवेल पर पीछे से हमला किया, उसके सिर पर राइफल के बट से वार किया और उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ गई। जोनाथन छत पर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छत पर सिर्फ घायल स्टॉकवेल पड़ा होता है, जबकि वेल्स अपने साथियों के साथ भाग चुका होता है। फिर ब्रान को वेल्स की कार में एक मैप देखने की याद आती है, जिस पर एक जगह मार्क की हुई होती है। उस याद का इस्तेमाल करके वह उस जगह को ट्रैक करता है जहां वेल्स पैसे ले जा रहा था। ब्रान को देखकर वेल्स उसे चुपचाप जाने के लिए कहता है। जब ब्रान मना करता है तो वेल्स गोली चला देता है। हालांकि वेल्स ब्रान को आसानी से जाने देने को तैयार नहीं होता। वह खुद पुलिस को ब्रान की लोकेशन बताता है और जेफरी को ढूंढने निकल पड़ता है। जोनाथन उन्हें भागने नहीं देना चाहता। कुछ महीने बाद वे मेक्सिको में जेफरी को ढूंढ लेते हैं। जोनाथन को यकीन हो जाता है कि वेल्स भी वहीं है। वह अकेले उसका सामना करने निकल पड़ता है। जब वे आमने सामने मिलते हैं तो जोनाथन की आंखों में वेल्स के लिए दया, गुस्सा और दर्द एक साथ दिखता है। वेल्स ने जोनाथन को बताया कि वह और उसके साथी सालों से अंदर ही अंदर परेशान थे। उस मिशन के दौरान उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन एक सैनिक को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती। वे बस ऑर्डर मानते हैं, यही उनकी ड्यूटी है। उस दिन उसने जो गलती की उसकी वजह से वह कभी चैन से सो नहीं पाया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा, उसके दिल का दर्द और गहरा होता गया।
आखिर में जब सिर्फ जेम्स बचा और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, तो वेल्स को पूरा यकीन हो गया कि उसका शक सही था। उन सभी को ऊपर बैठे लोगों ने बरगलाया था। सच जानने के बाद वेल्स और उसके साथी ने जेम्स की मौत का नाटक किया और किसी तरह उसकी जान बचाई। लेकिन जिंदा रहते हुए भी जेम्स ने सब कुछ खो दिया था। उसने अपनी पहचान खो दी और जो आदमी अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था, वह अब अपने ही देश में छिपकर रहने को मजबूर था। दूसरी तरफ वेल्स और उसके साथी अपने ही दोस्तों को मारने के बोझ के साथ जी रहे थे। इस पूरी दुखद कहानी के पीछे असली गुनहगार जेफरी था, इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। ये सुनकर जोनाथन ने सीधे वेल्स से पूछा, उन बेगुनाह लोगों का क्या जिन्हें बिना वजह मार दिया गया? जोनाथन की आवाज वेल्स के कानों में गूंजी और यह सुनते ही वेल्स पूरी तरह टूट गया। उसने माना कि उसका सिक्योरिटी गार्ड को मारने का कोई इरादा नहीं था। वो बस गलत समय पर गलत जगह पर था और उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। इससे दोनों के बीच इस बात पर गर्मागर्म बहस हुई कि जेफरी को मारना है या नहीं, और माहौल और भी टेंशन वाला हो गया। आखिर में जोनाथन ने कहा कि उसने पहले भी एक बार वेल्स पर भरोसा किया था और धोखा खाया था, लेकिन अब वह आखिरी बार फिर से उस पर भरोसा कर रहा था और इस बार वह इसका पछतावा नहीं करना चाहता था। ये कहकर जोनाथन सीधे जेफरी की ओर चला गया, जिसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि घमंड से हंसने लगा। जेफरी को लगा कि वह मेक्सिको में पूरी तरह सेफ है। उसने जोनाथन को धमकी दी और कहा कि अगर उसे कोई नुकसान हुआ तो ये जोनाथन की गलती होगी। इन बातों का जोनाथन पर कोई असर नहीं होता। अचानक जोनाथन हमला करता है और जेफरी के पेट में चाकू भोंक देता है। ये देखकर आसपास के लोग डर के मारे भाग जाते हैं। जेफरी का बॉडीगार्ड अपने बॉस को घायल देखकर अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वेल्स उसे पहले देख लेता है और उसे गोली मार देता है। फिर जोनाथन अपनी बंदूक वेल्स पर तानता है और दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी हिलता नहीं है, लेकिन वेल्स धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे करता है और पीठ फेरकर दूर जाने लगता है। वह अपनी किस्मत जोनाथन के हाथों में छोड़ देता है, जैसे सालों से उठाया हुआ बोझ आखिरकार उतर गया हो। उसे जाते हुए देखकर जोनाथन भी अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।